तो बात करते हैं सबसे पहले समीर वानखेड़े की, जो संघर्ष के पथ पर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। एक तरफ एनसीबी में क्रूज ड्रग्स पार्टी की केस की जांच भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी संघर्ष की कथा हम आज आपके लिए सामने लेकर आए हैं। खासकर तब से 2 अक्टूबर के बाद से जब क्रूज ड्रग्स पार्टी में उन्होंने छापा मारा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जब वो घर पर मौजूद थे तो न सिर्फ उनके साथ वहां पर मिलने के लिए SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पहुंचे, बल्कि उनसे मुलाकात की, उनके साथ बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक रिपोर्ट कि आखिर षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में किस तरह से घिरे हुए हैं समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े का अग्निपथ। न्याय आव्हान देतो त्या वानखेडेला की वर्षभराच्या आत तुझी नौकरी जाईल। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। समीर वानखेड़े की संघर्ष कथा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा, मैं और अच्छे से काम करूंगा। देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे षड्यंत्रों का चक्रव्यूह भेदेंगे वानखेड़े। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और रिपब्लिकन पार्टी पूरी उनके ताकत से उनके पीछे रहेगी। इस लोग इस राष्ट्र का खिलाफ में बात उठा रहे तो पहले तो उनका जांच होना चाहिए, ये क्यों ये सब बात कर रहे हैं। आरोप पर वानखेड़े का सत्यमेव जयते। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। महाभारत में अभिमन्यु के खिलाफ जिस तरह चक्रव्यूह रच उसे फंसाया गया था, ठीक वैसे ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ भी षड्यंत्रों का चक्रव्यूह रचा गया है। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं, एवरीथिंग लीगल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद। एक के बाद एक आरोपों की बौछार समीर वानखेड़े पर की जा रही है। तोता पिंजरे में कैद होने वाला है। एक ईमानदार अधिकारी को खत्म करने के लिए उस पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि मालदीव के दौरे को देखिए तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। IRS अधिकारी बनने के लिए फर्जी दस्तावेज देने के आरोप भी लगे, लेकिन समीर वानखेड़े खामोश रहे। फर्जी दस्तावेज के आधार पर IRS का पद हासिल किया। हर तरफ से निजी हमले किए गए, आरोपों का जाल बिछाया गया और साजिशों के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश हुई। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का, मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। लेकिन समीर वानखेड़े डटे रहे। We are just doing a job and we'll do a job. खड़े रहे और सिर्फ एक ही बात दोहराते रहे। कोई कमेंट सर? माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। पिछले साल सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद पहली बार एनसीबी सुर्खियों में आई और तब से आए समीर वानखेड़े और अब लगातार समीर वानखेड़े चर्चाओं में हैं। पिछले साल ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने कई सितारों को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। इनमें सबसे बड़ा नाम था जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का, जिसमें समीर वानखेड़े ने एनसीबी दफ्तर बुलाकर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की थी। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने सारा अली खान से भी ड्रग्स चैट के मामले में पूछताछ की थी। समीर वानखेड़े ने सारा अली खान के साथ ही दूसरे कई और सितारों से भी पूछताछ की थी। इस दौरान समीर वानखेड़े ने शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और उनसे जय शाह के साथ ड्रग्स चैट के बारे में सवाल जवाब किए थे। समीर वानखेड़े वो अधिकारी हैं जिन्होंने मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को सलाखों के पीछे पहुंचाया। दरअसल समीर वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ भारती सिंह के घर पर छापा मारा था। इस दौरान उनके घर से गांजा बरामद किया गया था, जिसके बाद दोनों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। समीर वानखेड़े के हाथ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक भी पहुंचे, जिन पर ड्रग्स केस में शामिल होने का आरोप लगा। उन्होंने क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की भनक उन्हें पहले लग गई थी।
उन्होंने इस पर रेड कर 8 लोगों को पकड़ा, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी थे। फिलहाल आर्यन खान जमानत पर जेल से बाहर हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद वानखेड़े ने एक और स्टार किड अनन्या पांडे को भी समन किया था। समीर वानखेड़े ने अनन्या पांडे से लगातार 2 दिन तक पूछताछ की है। इस 1 साल के दरमियान समीर वानखेड़े ने लगातार ड्रग्स माफियाओं पर या इससे जुड़े लोगों पर एक्शन लिया। बड़े बड़े सितारों को ड्रग्स केस की जेल की हवा खिलवाई। समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दरअसल 2008 बैच के वो IRS अधिकारी हैं। भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर की गई थी। बताया जाता है कि इस दौरान समीर वानखेड़े बड़े बड़े सितारों को भी नहीं बख्शते थे। समीर वानखेड़े कस्टम कमिश्नर रहते हुए मीका से लेकर अनुराग कश्यप जैसे सितारों पर फाइन लगा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी एयरपोर्ट पर रोक लिया था, क्योंकि उसकी कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई थी। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें आंध्र प्रदेश और दिल्ली भी भेजा गया। वानखेड़े के नेतृत्व में ही 2 सालों के अंदर करीब 18,000 करोड़ के नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। समीर वानखेड़े की छवि एक बेहद सख्त और ईमानदार अधिकारी की है। उन्हें ड्रग्स से जुड़े मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। बताया जाता है कि समीर वानखेड़े का नेटवर्क इतना बड़ा और स्ट्रांग है कि ड्रग्स के मायाजाल के बड़े बड़े धुरंधर भी उनके नाम से खौफ खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जब समीर वानखेड़े का जिक्र हो रहा है तो उनके ऊपर आरोपों की फहरिस्त है, और वो कौन से आरोप हैं ये जानना भी जरूरी है। नवाब मलिक जो कि एनसीपी के बड़े नेता, उन्होंने कौन से आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए हैं और किस तरह के आरोपों के चक्रव्यूह में हैं समीर वानखेड़े, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल नवाब मलिक ने कहा कि साल भर के अंदर समीर वानखेड़े की नौकरी चली जाएगी। समीर वानखेड़े ने जवाब दिया, मैं स्वागत करता हूं, बहुत शुभकामनाएं। फिर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मालदीव दुबई के वसूली के लिए गए थे वो। इस पर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया कि कभी दुबई नहीं गया, मालदीव छुट्टी को लेकर मैं गया था। इसके बाद नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि दुबई के 5 स्टार होटल की फोटो जारी की। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा कि फोटो मुंबई की है, एक मामले की जांच के सिलसिले में इस होटल में गया था, यह जवाब था उनका। फिर नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े फर्जी कार्रवाई करते हैं। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा वो निजी हमले कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि फ्लेचर पटेल को कई मामलों में गवाह बनाया गया। फिर इस पर वानखेड़े ने कहा कि फ्लेचर पटेल ने इस मामले पर सफाई दे दी है। इसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज से 8 नहीं 11 लोगों को पकड़ा गया, 3 लोगों को किसके दबाव में छोड़ दिया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दबाव में काम नहीं करते, 14 को पकड़ा गया था, 6 लोगों को तथ्यों सबूतों के आधार पर छोड़ा गया। इसके बाद नवाब मलिक लगातार हमले कर रहे थे, एक के बाद एक हमले कर रहे थे समीर वानखेड़े के ऊपर। और इसके बाद जो उन्होंने आरोप लगाया वो ये था कि क्रूज पर रेड में 2 बाहरी शख्स शामिल थे। इसके बाद समीर वानखेड़े ने कहा कि रेड के दौरान 5 विटनेस मौजूद थे जिनका गवाह लिया गया है। यानी कि ये जो आरोप लगे, एक के बाद एक आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगे, समीर वानखेड़े ने हर एक आरोप का तुरंत जवाब दिया, फौरन जवाब दिया। किसी भी तरह की देरी उन्होंने नहीं की, हर आरोप को उन्होंने काउंटर किया। लेकिन आज समीर वानखेड़े एक बार फिर से नजर आए और इस वक्त वो अग्निपथ पर चल रहे हैं। कैसा अग्निपथ, जहां एक के बाद एक उन पर आरोप लग रहे हैं। जो आरोप अभी हमने आपको दिखाए भी, उनके खिलाफ 2 अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन समीर वानखेड़े अपनी जगह अटल है। समीर वानखेड़े ने जिस दिन से ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी की, उस दिन से लगातार एनसीपी नेता नवाब मलिक उन पर आरोपों के पहाड़ तोड़ रहे हैं। एक तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े इन तमाम आरोपों का जवाब कानूनी तौर पर दे रहे हैं। हाल ही में समीर वानखेड़े ने उनकी जाति पर उठ रहे सवालों पर एक्शन लिया था। समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आज अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर अपनी टीम के साथ इस मामले की जांच के सिलसिले में समीर वानखेड़े के घर पहुंचे। अरुण हल्दर ने इस दौरान समीर वानखेड़े के परिवार से मुलाकात की और तफसील से इस पूरे मामले को सुना। जिस वक्त अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर समीर वानखेड़े के घर पर मौजूद थे, समीर वानखेड़े का पूरा परिवार भी वहां मौजूद था। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े से लेकर उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी वहां मौजूद थे। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर को इस दौरान कई दस्तावेज दिखाए,
जिसमें समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उनका जाति प्रमाण पत्र भी शामिल था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने बेटे समीर वानखेड़े से जुड़ा हर दस्तावेज अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर के सामने पेश किया। अभी उनको खुद पिताजी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे सामने पेश किया है। उसके बाद क्या हो सकता है, क्या जांच लगाना चाहता है? और मैं तो वही पूछूंगा, जिसको जांच करने के पहले उसका जांच पहले मैं करूंगा। इसका जांच करने ये तो जांच होगा, लेकिन उसका जांच भी होगा जो इसका ऊपर अंगुली उठा रहा है और इनका जातिगत आधार पर इन लोग अटैक किया है, वो देखने का काम हमारा ट्यूशन का है, हम जरूर देखेंगे। इस मुलाकात को लेकर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी नवाब मलिक पर इस मुलाकात के बाद हमला बोला। दोनों ने मलिक के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए अब नवाब मलिक की जांच की मांग की है। लेकिन इस दौरान क्रांति वानखेड़े ने अपनी और अपने परिवार को जान का खतरा भी बताया है। समीर जी की सेफ्टी और परिवार की सेफ्टी जरूर चौपड़ी में है। 3 लोग आए थे, वो घर की रेकी करके गए हैं कुछ दिन पहले। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने निकाली है, अब वो जरूर हम लोग पुलिस के सामने रखेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत डेंजरस हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं कुछ पता नहीं। मेरे घर पे मेरे बच्चे होते हैं और उनकी सेफ्टी, बिकॉज वो इतने छोटे हैं और घर पे स्टाफ होता है सिर्फ, कभी अगर मैं और समीर घर पे हैं भी नहीं तो उनकी जिम्मेदारी और उनकी सेफ्टी कौन देखेगा। मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट की थी, जो ट्रांसफर की गई थी अंबोले पुलिस स्टेशन में। मेरी स्टेटमेंट रिटन है, बट एज पर नो एक्शन हैज बीन टेकन। इट्स माय अपील टू द गवर्नमेंट, इज माय अपील टू द जुडिशरी सिस्टम, इट इज माय अपील टू द मुंबई पुलिस हु हैज ऑलवेज हेल्ड इट अपराइट एंड ऑलवेज हैव बीन वर्किंग फॉर द सेफ्टी फॉर वुमेन। मेरी अपील है कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन करें। तो आपको बता दें कि एक दिन पहले समीर वानखेड़े ने मुंबई में SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की थी और नवाब मलिक के लगाए गए आरोपों के खिलाफ उनसे बातचीत की थी और उनका सहयोग भी मांगा था। इस दौरान समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोप को गलत बताते हुए उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पता चला है एंड ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर से मैं मिला है। तो समीर वानखेड़े ने, जिन्होंने साफ तौर पर यहां कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उन आरोपों में कोई आधार नहीं है। समीर वानखेड़े की शिकायत के बाद अनुसूचित जाति आयोग ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ समीर वानखेड़े को मदद का भरोसा दिया था, बल्कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी DGP और मुंबई कमिश्नर को भेजा गया। इसमें 7 दिन के अंदर इस मामले की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है और 7 दिन के अंदर इस मामले में जवाब देना होगा। लेकिन इस पूरे घमासान के दरमियान, यूं कहें संघर्ष के दरमियान, इस पूरे लड़ाई के दरमियान समीर वानखेड़े के साथ कौन खड़ा है, ये इस पर नजर डालते हैं। किस तरह से उनका परिवार उनका साथ दे रहा है। सबसे पहले बात कर लें उनके परिवार की। वानखेड़े का परिवार उनके साथ चट्टान की तरह नजर आता है। ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े जो समीर वानखेड़े के पिता हैं, वो लगातार अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं, उनके लिए सफाई पेश कर रहे हैं और जितने भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं सबको बेबुनियाद बता रहे हैं। दूसरी किरदार है क्रांति रेडकर, जो कि समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी है। वो भी लगातार अपने पति के बचाव में है, वो अपनी जान को खतरा बता रही हैं, अपने परिवार को खतरा बता रही है, लेकिन इस बीच वो चट्टान की तरह अपने पति के साथ खड़ी नजर आती हैं। यास्मीन वानखेड़े, जो कि बहन है समीर वानखेड़े की, वो भी लगातार इस पूरे संघर्ष के दरमियान अपने जो भाई हैं समीर वानखेड़े, उनके साथ खड़ी हैं और न सिर्फ खड़ी हैं बल्कि उनका समर्थन भी कर रही हैं। लेकिन इस मामले में एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है। RPI के कद्दावर नेता रामदास अठावले। आज वानखेड़े का परिवार रामदास अठावले से भी मिला, तो रामदास अठावले अपने अंदाज में नजर आए। क्या कुछ कहा रामदास अठावले ने उस मुलाकात के बाद, क्या हुआ, इस पर नजर डालते हैं। आपने देखा कि अब तक कैसे NCB के जोनल हेड समीर वानखेड़े का परिवार लगातार उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है और नवाब मलिक के हर आरोप का जवाब पूरी शिद्दत के साथ दे रहा है। इसी कड़ी में आज समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और उनकी जो बेटे हैं समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले से मुलाकात की। दोनों अठावले से मिलकर पूरे मामले की जानकारी देते नजर आए, जिसके बाद अठावले ने समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक के तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया।
समीर वानखेड़े के पिता ने कहा कि ना तो कभी मैंने और ना ही मेरे बेटे ने धर्मांतरण किया। नवाब मलिक के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने किया। ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। वानखेड़े परिवार के समर्थन में आए अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी पूरे दमखम से समीर वानखेड़े के साथ खड़ी रहेगी। समीर वानखेड़े दलित समाज के हैं और उन्हें आरक्षण लेने का अधिकार है। वो आरक्षण के माध्यम से आईआरएस बने हैं। नवाब मलिक के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। बाबा साहब ने दिया हुआ रिजर्वेशन के माध्यम से मतलब आईआरएस में मतलब समीर वानखेड़े सफल हुए। उनके पिताजी भी बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण स्टेट एक्साइज में इंस्पेक्टर बने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपको बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए थे, जिसमें आर्यन खान केस में गलत तरीके से कार्रवाई से लेकर आईआरएस बनने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने तक के आरोप शामिल हैं। दरअसल नवाब मलिक लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान हैं और उन्होंने नौकरी पाने के लिए अपने दस्तावेजों और धर्म के साथ छेड़छाड़ की है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए नवाब मलिक ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने ट्वीट किया, जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि यह सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े के हैं और इसमें उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। इसके बाद नवाब मलिक एक बार फिर सोशल मीडिया पर सामने आए और एक निकाहनामे की तस्वीर शेयर की। निकाहनामे की जो फोटो नवाब मलिक ने ट्वीट की थी उसके मुताबिक समीर वानखेड़े का निकाह 7 दिसंबर 2006 को अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इस निकाहनामे में पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है, जबकि उनकी पत्नी का नाम शबाना कुरैशी लिखा हुआ है। निकाह में मेहर के तौर पर 33,000 दिए गए। साथ ही गवाह के तौर पर निकाहनामे में अजीज खान का नाम भी शामिल है। तो आपको सुनवाते हैं कि आज इस मामले पर क्या क्या प्रतिक्रिया आई है। पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। नहीं मतलब नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। तालिबान से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है और दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी। जी हां, जिंदा है आतंक का सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा, जिसके 2020 में मारे जाने की खबर आई थी। वो सुप्रीम कमांडर पहली बार तस्वीरों में नजर आया है। ये देखिए, वही आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, वो हिब्तुल्ला अखुंदजादा जिसके मारे जाने की खबर आई थी। कहा गया था कि वो तालिबान का जो सुप्रीम कमांडर है, जिस तालिबान के पीछे हिब्तुल्ला अखुंदजादा मास्टरमाइंड माना जाता है, वो मारा गया है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये जो बात है वो अब सिरे से खारिज हो गई है। लेकिन सवाल ये है, कौन है अखुंदजादा? इसका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। यह तालिबान का सुप्रीम लीडर है। पहली बार सामने आया है अखुंदजादा। 2016 में तालिबान का ये सुप्रीम कमांडर बना। तालिबान में इसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है और इसके फैसले का कोई विरोध भी नहीं करता है। पाकिस्तान के मस्जिद में मौलवी था अखुंदजादा। 5 साल से पर्दे के पीछे रहकर तालिबान को यह ताकतवर बनाता रहा। यही वो दिमाग था जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान में घुटनों पर लाने पर मजबूर किया। तालिबान की तरफ से फतवे जारी करता है। अखुंदजादा की धार्मिक नेता के तौर पर पहचान होती है। इस्लामी शरिया कानून का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसे आतंकी रहबर के नाम से बुलाते हैं। युवाओं का आतंक के मामले में मास्टर माइंड माना जाता है और ब्रेन वॉश करने के मामले में ये जो अखुंदजादा है, ये काफी माहिर माना जाता है। तो अखुंदजादा के सामने आने के बाद अब क्या होगा? अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। जो बाइडेन को अंदाजा नहीं था कि अखुंदजादा अचानक सामने आ जाएगा, क्योंकि तालिबान के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अखुंदजादा ही है। दिखाते इस रिपोर्ट में।
पहली बार दिखा तालिबान का बड़ा नेता। जिंदा है आतंक का सुप्रीम कमांडर। कांधार में ही छिपा था सबसे बड़ा आतंकी। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के करीब 2.5 महीने के बाद आतंक का सबसे बड़ा चेहरा पहली बार दिखा है। तालिबान का सुप्रीम कमांडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा के मरने की अफवाह आई थी, लेकिन इन तस्वीरों ने सच सामने लाकर रख दिया है। हालांकि तालिबान ने अखुंदजादा के मारे जाने की अफवाह पर कभी कोई बयान नहीं दिया। तस्वीर कांधार की है। माना जाता है कि अखुंदजादा कांधार में ही सुरक्षित ठिकानों में छिपा रहता है। दरअसल तालिबान हमेशा से ही अपने सुप्रीम कमांडर को बेहद खुफिया तरीके से रखता आया है। पर्दे के पीछे रहकर ये केवल अपने आतंकियों को आदेश देता है और आगे की रणनीति पर अपनी मोहर लगाता है। कांधार में अखुंदजादा का जन्म हुआ था। अखुंदजादा की तालिबान में हैसियत इतनी है कि इसका फैसला ही अंतिम माना जाता है। अखुंदजादा इस्लामी कानून का जानकार है और वही फतवे भी जारी करता है। दरअसल अखुंदजादा के बारे में दुनिया को बेहद कम जानकारी है। सार्वजनिक रूप से वो लोगों के सामने नहीं आता है। बेहद कम लोगों को अखुंदजादा के बारे में जानकारी होती है। तालिबान के बड़े नेता तक उसको नहीं देख पाते। तालिबान लड़ाकों तक उसकी कोई जानकारी नहीं होती। अखुंदजादा के सामने आने के बाद दुनिया के देशों को डर सता रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान को भी डर लग रहा है। डर तख्ता पलट का लग रहा है। तो क्या इमरान का गेम ओवर होने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की तस्वीरें देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये पाकिस्तान के कमोबेश हर एक शहर का हाल यही है। यहां पर टीएलपी के जो समर्थक हैं, तहरीके लब्बैक के जो समर्थक हैं, वो कुछ इसी तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना जो पुलिस है उसके लोग और पुलिस के जवानों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। और यही नहीं, टीएलपी के लोग मशीन गन तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगातार पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर जा रहा है और टीएलपी के सामने इमरान खान सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। तो कौन है ये टीएलपी? इसका पाकिस्तान की बर्बादी से क्या लेना देना है? सबसे पहले आपको बताते हैं टीएलपी के हिंसक प्रदर्शन के बारे में और उसका पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। दरअसल इन प्रदर्शनों से पाकिस्तान को 35 अरब का झटका लग चुका है। टीएलपी हिंसा का पाक के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान को लगातार आर्थिक झटके लग रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 4 अरब का नुकसान इस प्रदर्शन की वजह से हो चुका है। पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा की आग फैल गई है। कम से कम पाकिस्तान के 5 सैनिकों की इस हिंसा में जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में कई सैनिक इस हमले में घायल हुए हैं। टीएलपी पर मशीन गन के इस्तेमाल का आरोप लगा है। इसके साथ ही इमरान सरकार से पाकिस्तान की पुलिस भी नाराज है और पुलिस भी टीएलपी के इन समर्थकों पर एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद इमरान खान की कुर्सी हिल रही है और अब तो आईएसआई भी इमरान खान को मुंह चुलाने लग गई है। तो क्या पाकिस्तान की सरकार टीएलपी के सामने सरेंडर करने जा रही है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये इमरान का नया पाकिस्तान है। जिसे आईएसआई ने बनाया, वही बना दुश्मन। इमरान से संभल नहीं रहा पाकिस्तान। इमरान खान जल्द होंगे आउट। जिस टीएलपी की इमरान खान तारीफें किया करते थे, उसी ने पाकिस्तान को हिंसा की आग में झोंक दिया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में हिंसा भड़क उठी है। हिंसक भीड़ ने इमरान की कुर्सी तक हिला दी है। और पहली बार नहीं, टीएलपी ने साल भर के भीतर इमरान, आईएसआई और पाकिस्तान की सेना को सीधी चुनौती दी है। पाकिस्तान में 22 अक्टूबर को हिंसा का दौर शुरू हुआ था। लाहौर से शुरू हुआ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। पाकिस्तान के कई शहर इस हिंसा की चपेट में आ गए। इमरान खान को आपात बैठक बुलानी पड़ी। इस्लामाबाद के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया गया।
हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए इमरान ने रेंजर्स और सुरक्षा बलों की पूरी फौज उतार दी, लेकिन बेकाबू भीड़ के सामने सुरक्षा बल के जवान बेबस नजर आने लगे। इस संगठन को इमरान खान और सेना ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ खड़ा किया था और आज यही संगठन संभाले नहीं संभल रहा। पंजाब में टीएलपी समर्थकों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। टीएलपी के सदस्य पुलिसकर्मियों पर हमले के लिए मशीन गन, AK-47 राइफल और पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इमरान खान चौतरफा घिर चुके हैं। तालिबान भी इमरान को आंखें दिखा रहा है तो ISIS भी पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खा रहा है। इमरान की गद्दी डोल रही है। बाजवा से भी इमरान के रिश्ते खराब हो चुके हैं। ऐसे में इमरान से पाकिस्तान नहीं संभल पा रहा। नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वाले इमरान ने पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान के शहर दर शहर टीएलपी के हिंसा की आग फैल रही है। ये देखिए तस्वीर, यहां पर सामने आपको ये जो नजर आ रहे हैं ये पुलिस और सेना के जवान हैं, और ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं ये ट्रकों पर जो लोग भागते दिख रहे हैं ये टीएलपी समर्थक हैं। टीएलपी एक कट्टर इस्लामिक समर्थन गुट है जो लगातार विरोध कर रही है पाकिस्तान और फ्रांस के रिश्तों का। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एक बार इसमें आप दिखाइए कि किस तरह से वहां के लोग, खासकर टीएलपी के जो समर्थक हैं वो वहां के जो आम लोग हैं और खासकर पुलिस है उन पर हमलावर हुई पड़ी है। अब आपको बताते हैं क्या है टीएलपी। टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक, इस्लामिक चरमपंथी पार्टी है। खादिम हुसैन रिजवी ने इसकी स्थापना की थी। 2018 के चुनाव में यह 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन नेशनल असेंबली और पंजाब विधानसभा में यह कोई सीट नहीं जीत पाई थी। ईस्ट निंदा कानून में बदलाव का यह पार्टी विरोध करती है। रिजवी की मौत के बाद उनके बेटे इसकी कमान संभाल रहे हैं। साद हुसैन रिजवी अभी टीएलपी प्रमुख हैं और टीएलपी को खड़ा करने के पीछे 2 साल पहले चलेंगे तो इमरान खान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का ही हाथ माना जाता है। लेकिन टीएलपी के सामने इमरान खान सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। इमरान खान ही वो शख्स हैं जिन्होंने टीएलपी को जन्म दिया है और अब वही टीएलपी इमरान खान को लीलने पर आमादा है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।